वेलकम स्टूडेंट। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे हम क्लास 11th की। इस वीडियो में हम ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी की बात करेंगे इस वीडियो में। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो आज पढ़ेंगे हम भूस्खलन। हम भूस्खलनाकृति प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे और आज पढ़ेंगे भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड भू का मतलब होता है जमीन, भूमि। स्खलन का मतलब होता है खिसकना। जब जमीन भू किसी स्थान से खिसक कर गिर जाए, स्थान चेंज कर ले, बदल जाए, तो जब जमीन खिसक जाए, किसी पहाड़ी पर कुछ चट्टान, कुछ शैल खिसक जाए फिसलन की वजह से, उसे कहते हैं भूस्खलन। अगर हम बात करें भूस्खलन तो ये तीव्र भी हो सकता है। अगर हम अक्सर देखें तो भूस्खलन क्या होता है, तुरंत होता है। तुरंत पहाड़ी से कुछ ज़मीन का भाग या पहाड़ी का टुकड़ा या बहुत बड़ा वृत्त भूखंड टूट कर गिर जाता है। ये तीव्र गति से होता है, ठीक है। और अवगम्य संचलन भी होता है, तीव्र संचलन और अवगम्य। तो भूस्खलन अवगम्य और तीव्र संचलन होता है, अक्सर ये देखा जाता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, जिस पदार्थ का स्खलन होता है, उस पदार्थ की बात करें तो अक्सर वो शुष्क होता है। कैसा होता है? शुष्क। कि जो पदार्थ स्खलन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या स्खलन में टूट जाता है, वो पदार्थ कैसा होता है? शुष्क होता है, ठीक है। और वो जो पदार्थ शुष्क है, अगर उसकी बात करें तो उसका जो आकार है, जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है, जो जैसे मान लो जो भाग टूटा है, शुष्क पदार्थ जो अलग हो गया है, असंलग्न मतलब जो अलग हो गया है, उसकी अगर मैं आकृति की बात करूँ, वो कितना आकार हो सकता है उसका, उसकी आकृति किस प्रकार की हो सकती है। जो भाग स्खलन में भाग ले रहा है, जो अलग हो रहा है, तो वो उसके हम बात कर सकते हैं कि क्या प्रकृति है उसकी पदार्थ की, कितना भाग टूटा है, चरण का अंश क्या है। इसके अलावा हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो ढाल है और उस ढाल के लिए ढाल कितना है, वो भी उस पर निर्भर करता है पदार्थ के रूप में। तो ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कोई पदार्थ जो किसी स्थान से अलग हो रहा है, जहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, तो जहाँ भूस्खलन हो रहा है वो डिपेंड करता है उस पदार्थ की प्रकृति, कितना भाग टूटा है, ढाल क्या है, उस पर निर्भर करता है कि कितना भाग, कौन सी आकृति से वो भाग अलग हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करें तो स्खलन भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है, ठीक है। और स्खलन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये ढाल। मतलब ढाल क्या होती है, तो जिस स्थान पर पदार्थ का संचलन होता है, संचलन, वो होता है ढाल। जैसे पहाड़ी के इस भाग पर
यहाँ से कुछ टूट करके नीचे आया, तो ये जो जिस जगह से संचलन हुआ है उस स्थान पर वो होती है ढाल। और इस ढाल के संचलन के समय अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ पैदा होती हैं। अगर हम देखें कोई चीज़, कोई चट्टान का मलबा मतलब समझ गए, टुकड़ा चट्टान का, वो अगर रोटेशन के रूप में एक या कई इकाइयों के रूप में फिसलता है, जब सेल का मलबा रोटेशन के रूप में घूमना, जिसको हम रोटेशन कहते हैं दरअसल, उसके रूप में कोई चीज़ अगर एक या बहुत सारी चीज़ें नीचे फिसल कर आती हैं, मतलब स्लिपिंग, जिसको हम कह सकते हैं स्लिप होना, स्लिपिंग यानी फिसलन, तो कोई चीज़ सेल मलबा ढाल के अकॉर्डिंग रोटेशन करते हुए स्लिप होती है, फिसलती है, तो उस फिसलन को, उस स्लिप को हम कह सकते हैं अवसर्पण। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, अवसर्पण। इसके अलावा जो पृथ्वी के जो पिंड हैं उसके अगर हम रोटेशन की बात करें, तो कभी क्या क्या होता है कि कुछ बिना रोटेशन के ही तीव्र रूप से कुछ चीज़ तो ऐसे ऐसे घूमती घूमती आती है, कुछ सीधी तीव्र गति के रूप में लोटन, जिसको हम रोलिंग कह सकते हैं, उसका अगर जैसे रोलिंग, कोई पदार्थ है, कोई पिंड है, कोई भाग है, तीव्र गति से लोटन यानी रोलिंग करता हुआ नीचे आता है, वो कह सकते हैं हम, उस स्खलन को कह सकते हैं मलबा स्खलन। ठीक है, तो अवसर्पण की बात की, स्खलन की हमने बात की। इसके अलावा देखें तो जो मलबा स्खलन होता है, तीव्र गति के रूप में जो चीज़ें पदार्थ नीचे आता है, जो पिंड, वो उसकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। या तो वो किसी खड़े फलक से, खड़े हुए इस भाग से टूट करके अलग हो जाए, और वहाँ से पहले मिट्टी अलग होगी, फिर वो बड़ा सा भाग अलग हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, मलबा अलग हो जाएगा। जैसे इस कोई खड़ा भाग है, तो यहाँ से जैसे मान लो इस प्रकार से कुछ चीज़ है, तो यहाँ से जो मलबा अलग हुआ है वो भी तो हो सकता है इस प्रकार से कि चीज़ यहाँ से मिट्टी धीरे धीरे नीचे गिर रही है, अलग हो रही है। तो ये ध्यान रखना है कि जो अलग अलग फलक हैं उसके माध्यम से मलबा जो स्खलन होता है वो खड़ा भी हो सकता है, प्रलंबी से भी हो सकता है, वहाँ से मिट्टी भी हट सकती है, और धीरे धीरे जो मलबा स्खलन है वो बढ़ सकता है। एक तो बात ये ध्यान रखनी है आपको। यदि किसी भ्रंश के नीचे अगर हम देखें, किसी स्थान पर भ्रंश है या किसी स्थान पर कोई पदार्थ इस प्रकार से केवल जुड़े हुए हैं आपस में, या भ्रंश हैं, बीच में जगह है, दरार सी है, और उसके नीचे अगर कोई अलग कोई सेल, बहुत बड़ी जो सेल है, वो अगर स्खलन करती है, तो हम उसको कहते हैं सेल स्खलन। तो किसी भ्रंश या जोड़ के नीचे जो बड़ी चट्टान या सेल हैं, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, वो अगर फिसलती हैं, वो अपने जगह को चेंज करती हैं, तो हम बोलेंगे सेल स्खलन। अगर बात करें कि जो तीव्र ढाल होते हैं, वहाँ पर जो सेल स्खलन होते हैं वो तेज़ी से होते हैं। ठीक है, और किसी स्थान पर धीरे भी होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है वहाँ के ढाल पर। ठीक है, तो ढाल पर निर्भर करता है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। और किसी तीव्र ढाल के सहारे जब सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरती हैं, ढाल से दूरी रखते हैं, तो सेल पतन कहते हैं, उसको ध्यान रखना। तो पता होने से कि आपको सेल पतन क्या होता है। पतन यानी गिरना,
जिसको हम फाल कहते हैं। जब बिना ढाल के सहारे कोई चट्टान का टुकड़ा गिर जाता है वो शैल पतन होता है। जैसे ये कोई पहाड़ी है इस प्रकार से और ये रास्ता है, यहाँ से कुछ टुकड़ा ऐसे टूटा और सीधा नीचे गिर गया, है ना। बिना कोई ढाल के सारे सीधा नीचे गिर जाएं तो जैसे मान लो इस प्रकार की कोई आकृति है, ये चट्टान है और इसके नीचे सड़क जा रही है और सीधा सा टुकड़ा हुआ भाग बिना कोई ढाल से सीधा नीचे गिर जाए तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट रॉक फॉल। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट रॉक फॉल। सीधा हम कह सकते हैं सीधे रूप से शैल का पतन होना। शैल पतन शैलों के फलक के उथले से होता है। मैंने बताया कि आपको जो शैल पतन है वो किसी शैल के बीच में अलग अलग दरारें हैं तो सीधे रूप से हो जाता है, और जो इसे हम कह सकते हैं कि गहराई कहाँ तक है, वो किस चीज़ से, अगर ढलान कितनी है, तो अलग अलग पर ये चीज़ निर्भर करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है शैल पतन की। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, भूस्खलन में होती हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हो। भूस्खलन के बाद में बात करते हैं अपन अपरदन की और निक्षेपण की। अपरदन एवं निक्षेपण, एरोसन एंड डिपोजिशन। ठीक है, तो निक्षेपण और अपरदन की बात करते हैं कि क्या होता है अपरदन और निक्षेपण। देखिए, अगर हम बात करें अपरदन की, सबसे पहले कि अपरदन क्या होता है, तो अपरदन में क्या होता है कि जो शैलें होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनमें जो मलबा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, परिवहन करता है। मैंने आपको बताया कि अपरदन में जो शैल है या चट्टानें हैं, उसका जो मलबा है जो अपक्षय की वजह से बिखर गया था, वो परिवहन के तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। वो किसी भी माध्यम से जा सकता है। ठीक है, उसके लिए हम कह सकते हैं अलग अलग चीज़ें उसमें यूज होती हैं, जैसे हवा के माध्यम से, पानी के साथ में, लहरों की वजह से हो सकता है, धाराओं की वजह से हो सकता है, हिम की वजह से हो सकता है, हिमानी की वजह से। तो ये अपरदन होता है। और कोई ऐसी पिंड नुमा या पिंडाकार जो शैलें हैं वो जब अक्षय की वजह से और अन्य क्रियाओं की वजह से जब छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं, कोई चट्टानें जब अपक्षय की वजह से बिखर जाती हैं, हम कह सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो जो अपरदन की प्रक्रिया करने वाले जो कारक हैं, अगर उन कारकों की मैं बात करूँ तो प्रवाहित जल है इसमें शामिल है। तो प्रवाहित जल के अलावा भौम जल भी है, वो भी तो नीचे से नमी देता है। जल हो गया, वायु हो गया, लहरें और धाराएं, ये ऐसे कारक हैं जो अपरदन की प्रक्रिया को संपन्न करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो अपक्षय की वजह से जो छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए हैं, वो इन कारकों की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अपरदन है। और अपरदन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। अपरदन में जो मलबा है, जो चीज़ें टूटी हैं, जो बिखरी हैं, उनमें गति होती है, इसलिए गत्यात्मक है। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि ये गत्यात्मक है। अब कि जो भू आकृतिक कारक द्वारा जो परिवहन किया जाता है, अगर उनकी बात करें तो चट्टानी जो मलबा है वो क्या करता है कि अपघर्षण भी उसमें को भी अपरदन में शामिल किया जाता है। कि जैसे मान लो कोई पदार्थ यहाँ से ऐसे साथ साथ में पानी में जा रहा है तो ज़मीन से अपघर्षण करेगा, आपस में घर्षण होगा, तो जो खड्डे हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, जो ऊपर भाग है उनसे टक्कर होगा तो वो भी चीज़ कटेगी, वो भी चीज़ कटेगी, तो घर्षण होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि जो ज़मीन पर ऊंचावच है उसको कम करने का काम अपरदन करता है। तो एक लाइन आप ये ध्यान रख सकते हो कि अपरदन की वजह से
अपर्दन की वजह से जो उच्चावच है उसको निम्न या निम्नीकरण करने का जो काम है वो अपर्दन का है। अपर्दन में ये काम होता है। मतलब ये हुआ कि जो भू विग्रसित होते हैं जो पदार्थ जो अपक्षय अपर्दन में सहायक होते हैं, उससे हम कह सकते हैं कि भी उच्चावच कम होगा। लेकिन मेरा एक भी ये कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि पहले अपक्षय होगा और अपक्षय में जो पदार्थें टूटी हुई हैं, जो टुकड़े हुए हैं, वो फिर अपर्दन में काम आएंगे, अपर्दन प्रक्रिया संपन्न करेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अपर्दनशील तौर पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। हाँ, अगर बात करें तो जो अपक्षय है वो व्रत संसरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। बिल्कुल अपक्षय तो हमने प्रक्रिया पढ़ी है, लेकिन एक तो होता है व्रत संचलन, एक होता है अपर्दन। अगर दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो जब व्रत संचलन में जो सेल या चट्टान का जो मलबा है वो शुष्क भी हो सकता है, उसमें नमी भी हो सकती है और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल तल पर जाते हैं, स्थान पर जाते हैं, सीधी सी बात है। तो व्रत संचलन में क्या होता है कि कुछ जो भाग जो अलग हो रहा है, अलग हुआ है, बहुत बड़ा खंड, वो शुष्क हो सकता है या नम हो सकता है, मतलब उसमें नमी भी हो सकती है और वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरातल पर आया है पहाड़ी से टूट करके। जैसे कुछ चीज़ यहाँ से टूटी है तो वो ज़मीन पर आया है, ये पदार्थ वो शुष्क हो सकता है, उसमें नमी भी हो सकती है और वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ज़मीन पर आया है, तो हम कहते हैं व्रत संचलन है। लेकिन अगर ये मलबा बिखरा हुआ, टूटा हुआ पानी के साथ में या हवा की वजह से या लहरों की वजह से नीचे आ जाए तो वो अपर्दन होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अपर्दन की ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपर्दन है वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है, जलवायु पर निर्भर करता है कि जलवायु किस प्रकार की है, उसके अनुसार अपर्दन होता है। जैसे लहरें हैं, धाराएं हैं, वो भी भूमिगत जल के अंतर्गत जलवायु कारक है। वहाँ पर कोई अपर्दन की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करवाने का महत्वपूर्ण उसमें काम आता है। अगर बात करें कि जब ये अपर्दन हो जाता है, अपर्दन के बाद में बात आती है जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम निक्षेपण। तो अपक्षय की बात समझ में आ गई, अपर्दन की बात आपको पता लगे कि जब अपर्दन होगा जो मलबा है वो ढाल के साथ में, कम ढाल के साथ में धीरे धीरे बड़े बड़े टुकड़े, फिर छोटे, और इस प्रकार से महीन या बारीक टुकड़े जमते जाएंगे कम ढाल की वजह से। तो कम ढाल की वजह से अपर्दन के साथ जो मलबा है वो पहले बड़े जो मलबा भाग है, जो कठोर भाग है बाहरी, वो जम जाएगा। इस हिसाब से धीरे धीरे सूक्ष्म चीज़ें जम जाएगी, क्योंकि ढलान के साथ तो आगे, लेकिन जब ढलान कम हो गया तो वो चीज़ें जमेगी। तो जब चीज़ें जम जाएगी एक स्तर पर लास्ट में, तो हम कहेंगे वो निक्षेपित हुआ है। वहाँ पर पदार्थ का, मिट्टी का क्या हुआ है, निक्षेपित हुआ है। और जब पूरा भूभाग जम जाता है तो हम बोलेंगे वो निक्षेपण हुआ है। क्या हुआ है, निक्षेपण। ठीक है, मतलब मिट्टी या जो पदार्थ टूटा हुआ है, जो मलबा है, वो ध्यान रखना है कि जम गया है, साथ में यहाँ पर धीरे धीरे ठहर गया है गति या ढाल कम होने की वजह से, और ये बात ध्यान रखना है। अब निक्षेपण जहाँ पर भी होगा उससे क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि जो धरातल है उसके अंदर जो उबड़ खाबड़ है उसको समतल करने का काम होगा। जैसे इस बात को ऐसे समझो आप कि ये पहाड़ी है और ये समतल पे आगे, फिर यहाँ खड्डा है, फिर समतल पे आगे ये खड्डा है। तो यहाँ से कोई पदार्थ मलबा जो बिखरा है तो नदी के साथ में बहता हुआ इस प्रकार से बह रहा है और यहाँ से धीरे जमना शुरू कर दिया, और यहाँ से नदी गुजरी, पानी इसके अंदर गया, मलबा भी इसके अंदर के साथ में ऊपर से निकल गया, लेकिन मलबा यहाँ जम जाएगा, भारी है, जम जाएगा। तो जो खड्डा था वो भर गया, मलबे से पानी जा रहा है, पानी सूख गया तो ये खड्डा यहाँ से भरा हुआ मिला होगा।
इसका मतलब हुआ कि जो उच्चावच है या जो ज़मीन है उसमें जो निम्न भूभाग है उसको निक्षेपण बढ़ने का काम भी करता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने पढ़ा कि भी अपरदन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जैसे प्रवाहित जल है, नदियां हैं, वायु है, ठीक है। इसके अलावा जो हिमानी है वो भी तो प्रभावित करती है, धाराएं हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है, कौन कौन चीज़ें हैं जो निक्षेपित के अंदर काम आती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या ले जाने में काम आती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी अपरदन और निक्षेपण से अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। क्या बनती है? अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। इनकी वजह से भू आकृतियाँ बनती हैं और उनके इवोल्यूशन के बारे में या उनके उद्भव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में और अगले पार्ट के अंदर। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अभी ये पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, पार्ट का एक टॉपिक बाकी है अभी तक, उसके हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो में बात करेंगे मृदा निर्माण की। मृदा निर्माण मतलब सोल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण की बात करेंगे कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसको हम आराम से विस्तार से देखेंगे कि इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया उसकी हम बात करेंगे और मिट्टी निर्माण में प्रमुख यूज होने वाले कारकों की हम भी बात करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करें।